नमस्ते। आज हम पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसी किताब और उसके आइडियाज पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदली है और उतने लोगों को शायद कंफ्यूज भी किया है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की। हमारे पास इस किताब के अलावा कुछ आर्टिकल्स और ऑनलाइन डिस्कशंस भी हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ इस किताब की एक समरी देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कियोसाकी के जो दो सबसे पावरफुल शब्द हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज, वो सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स नहीं है, अच्छा। बल्कि ये एक पूरी माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। तो हम इसके कोर आइडियाज, इसकी कहानी और इस पर होने वाली क्रिटिसिज्म, सब पर आराम से ईमानदारी से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये दो शब्द जो हम हमेशा सुनते रहते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज, कियोसाकी के हिसाब से इनका असली मतलब है क्या? क्योंकि स्कूल में तो इसका मतलब कुछ और ही सिखाया जाता था। सही कहा आपने। स्कूल या ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में एसेट वो चीज है जो आप ओन करते हैं, कैश, बिल्डिंग, जमीन। और लायबिलिटी वो है जो आप पर उधार है, लोन, बिल्स। हाँ। लेकिन कियोसाकी इसको एकदम सरल बना देते हैं। उनके लिए डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस। बस इतना ही। ओके, जेब में पैसा डालना या जेब से पैसा निकालना, ये सुनने में तो काफी आसान लगता है। इसको किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कॉफी शॉप है। बढ़िया एग्जाम्पल है। कॉफी शॉप के लिए उसकी कॉफी मशीन, उसकी बिल्डिंग अगर खुद की है, और काउंटर में रखा कैश, ये सब एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सब मिलकर उसके लिए पैसा कमा रहे हैं, उसकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। और लायबिलिटीज क्या होंगी फिर? उसके एम्प्लॉयज की सैलरी, दूध और कॉफी बीन्स के सप्लायर के बिल्स, बैंक से लिया हुआ लोन, ये सब उसकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहे हैं। तो ये हुई लायबिलिटीज। अच्छा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, उसका हाई एंड लैपटॉप और सॉफ्टवेयर उसके एसेट्स हैं। वो उनसे काम करके पैसा बनाता है। हाँ, सही है। लेकिन उसके इंटरनेट का बिल या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, ये उसकी लायबिलिटीज हैं। समझ गई। तो कियोसाकी ये कहते हैं कि अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में फर्क सिर्फ उनकी इनकम का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि वो अपने पैसे से करते क्या हैं। उनके कैश फ्लो का पैटर्न अलग होता है। एग्जैक्टली। और ये इस किताब का सबसे बड़ा इंसाइट है। सोचकर देखिए, एक गरीब इंसान के साथ क्या होता है? पैसा आता है, सैलरी आती है और सीधा खर्चों में चला जाता है। रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, टैक्स। महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। एसेट कॉलम पूरा खाली रहता है। ये तो काफी लोगों की कहानी है। और मिडिल क्लास का क्या? उनकी इनकम तो ज्यादा होती है। हाँ, उनकी इनकम ज्यादा होती है, लेकिन वो उस एक्स्ट्रा इनकम से ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं, पर वो असल में लायबिलिटीज होती हैं। जैसे? जैसे एक बड़ा घर जिसके लिए मॉर्गेज ली हो, एक नई गाड़ी जिसके लिए कार लोन लिया हो, क्रेडिट कार्ड का उधार। अच्छा। उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन लोन्स की ईएमआई चुकाने में निकल जाता है। उनकी लाइफस्टाइल अच्छी दिखती है, पर वो फाइनेंशियली एक रैट रेस में फंसे होते हैं। रैट रेस, ये टर्म तो उन्होंने पॉपुलर किया था ना? चूहे की दौड़, जिसमें आप भाग तो बहुत तेजी से रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। बिल्कुल। आप ज्यादा कमाने के लिए और मेहनत करते हैं, प्रमोशन लेते हैं, सैलरी बढ़ती है, और आप उस बढ़ी हुई सैलरी से और बड़ी लायबिलिटी खरीद लेते हैं बड़ा घर, महंगी गाड़ी। और उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। उसी चक्कर में अब आते हैं अमीर लोगों पर। कियोसाकी के मुताबिक वो अपनी इनकम से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो एसेट्स हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, जिससे हर महीने किराया आए, स्टॉक्स या बॉन्ड्स जिससे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस जिसमें वो एक्टिवली काम ना भी करें तो भी उन्हें प्रॉफिट मिलता रहे। ये एसेट्स उनके लिए और पैसा बनाते हैं, और वो उस पैसे को फिर से नए एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं। इस तरह उनका एसेट कॉलम बढ़ता जाता है और उनकी इनकम उनकी सैलरी पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना काफी नहीं है। असली खेल ये है कि आप उस पैसे को रखते कहाँ हैं। क्या आप उससे खर्चे करते हैं, लायबिलिटीज खरीदते हैं या एसेट्स बनाते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही पूरी किताब का सार है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम कियोसाकी की अपनी पर्सनल स्टोरी को देखते हैं। ये पूरी किताब दो अलग अलग तरह के पिताओं की सीख पर आधारित है, उनके पुअर डैड और रिच डैड। हाँ, उनके पुअर डैड उनके अपने पिता थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे और हवाई में एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे। सरकारी नौकरी, अच्छी सैलरी, लेकिन वो हमेशा पैसे की तंगी में रहते थे। अच्छा। उनका मानना था, स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक सेफ सिक्योर जॉब ढूंढो।
ये तो हर मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चों को सिखाता है, इसमें गलत क्या है? कियोसाकी के रिच डैड के हिसाब से ये सोच ही रैट रेस की शुरुआत है। उनके रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता थे। वो 8वीं फेल थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। और उनकी सलाह क्या थी? उनकी सलाह बिल्कुल उल्टी थी। वो कहते थे, पैसों के लिए काम करना मत सीखो, ये सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है। वाह, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। और कियोसाकी ने अपना पहला सबक किसी रिच डैड से सीखा था। उन्होंने एक कहानी बताई है जब वो 9 साल के थे। हाँ, वो और उनके दोस्त माइक ने रिच डैड से अमीर बनने का तरीका पूछा। तो रिच डैड ने उन्हें अपने एक स्टोर में काम पर रख लिया, 10 सेंट प्रति घंटा। उस जमाने के हिसाब से भी ये बहुत कम था। और फिर क्या हुआ? 3 हफ्ते तक कियोसाकी ने झाड़ू लगाई, डस्टिंग की, फिर उनका पेशेंस जवाब दे गया। वो रिच डैड के पास गए और कंप्लेन की कि आप हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, पैसे भी कम दे रहे हैं। तब रिच डैड ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, असली सबक तो अब शुरू होगा। और उन्होंने उनकी सैलरी बिल्कुल 0 कर दी। 1 मिनट, सैलरी 0? ये कैसा सबक हुआ? मैं होती तो काम छोड़कर भाग जाती। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। यही तो पॉइंट था। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि ज्यादातर लोग 2 चीजों से अपनी जिंदगी कंट्रोल करवाते हैं, डर और लालच। डर और लालच? हाँ, फियर और ग्रीड। पैसा ना होने का डर उन्हें सुबह उठाकर ऐसी जॉब पर ले जाता है जो उन्हें पसंद नहीं, और जब सैलरी मिलती है तो लालच उन्हें वो सारी चीजें खरीदने पर मजबूर कर देता है जिनकी शायद उन्हें जरूरत भी ना हो। ये डर और लालच का साइकिल ही रैट रेस है। तो सैलरी बंद करके रिच डैड उन्हें इस साइकिल से बाहर निकालना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा, अब जब तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही तो तुम्हारा दिमाग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करेगा, तुम एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करोगे। और वैसा ही हुआ। वही हुआ। मुफ्त में काम करते हुए कियोसाकी और माइक ने देखा कि स्टोर में पुरानी कॉमिक्स फेंक दी जाती हैं। उन्होंने उन कॉमिक्स को इकट्ठा किया और अपने घर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी खोल दी। अरे वाह! दूसरे बच्चे वहां आकर 10 सेंट में जितनी चाहे कॉमिक्स पढ़ सकते थे। तो मतलब उन्होंने पैसों के लिए काम करना छोड़कर पैसा बनाना शुरू कर दिया, अपने लिए एक छोटा सा एसेट बना लिया। एग्जैक्टली। ये उनका पहला बिजनेस था। उन्होंने सीखा कि पैसा सैलरी से नहीं, आइडियाज और एसेट से बनता है। यही पहला सबक था। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ये माइंडसेट शिफ्ट तो जबरदस्त है। इसके बाद उनका एक और बड़ा प्रिंसिपल है, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। इसका क्या मतलब है? इसको समझाने के लिए उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एक कमाल का किस्सा सुनाया है। एक बार रे क्रॉक एमबीए स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने पूछा, मैं किस बिजनेस में हूं? सब स्टूडेंट्स हंसने लगे और बोले, आपसे ये कौन नहीं जानता, आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं। और वो नहीं थे। रे क्रॉक ने कहा, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। सब लोग हैरान रह गए। मतलब? उनका पॉइंट ये था कि मैकडॉनल्ड्स का असली पैसा बर्गर बेचने से नहीं, बल्कि उन लोकेशंस की जमीन से बनता है जहां फ्रेंचाइजी खुलती हैं। हर फ्रेंचाइजी को प्राइम लोकेशन पर जमीन लेनी पड़ती है, जिसका ओनर आखिर में मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन होता है। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रियल एस्टेट ओनर है। ये तो बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव है। तो कियोसाकी के हिसाब से माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है कि आपकी नौकरी आपका बिजनेस नहीं है। सही। आपका प्रोफेशन अलग है और आपका बिजनेस अलग है। प्रोफेशन से आपकी सैलरी आती है जिससे आप घर चलाते हैं, लेकिन आपका बिजनेस आपका एसेट कॉलम है। कियोसाकी कहते हैं, अपनी जॉब मत छोड़ो, लेकिन शाम को और वीकेंड पर अपना एसेट कॉलम बनाने पर फोकस करो। अपने बिजनेस से काम रखो। हाँ। ओके, अब आते हैं उस पॉइंट पर जो इस किताब में सबसे ज्यादा बहस छेड़ता है, ये आइडिया कि आपका घर एक एसेट नहीं है। ये बात सुनकर तो बहुत लोगों को झटका लगता है। हमारे यहाँ तो हमेशा सिखाया जाता है कि अपना घर होना सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा एसेट है। बिल्कुल। और ये शायद किताब का सबसे वैल्यूएबल और कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। ये लोगों को उस सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है जिसे हमने बिना सोचे समझे मान लिया है। तो उनका तर्क क्या है इसके पीछे? कियोसाकी की सिंपल डेफिनेशन याद कीजिए, एसेट जेब में पैसा डालता है। लेकिन घर कैसे एसेट नहीं है? उसकी वैल्यू तो बढ़ती है, प्रॉपर्टी के दाम तो ऊपर जाते हैं। जरूर जाते हैं, लेकिन डे टू डे बेसिस पर क्या हो रहा है? अगर आपने घर लोन पर लिया है तो हर महीने आपकी जेब से मॉर्गेज यानी ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का पैसा निकल रहा है। हाँ, ये तो है। वो कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा, वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। इसलिए कियोसाकी के कैश फ्लो के नजरिए से ये एक लायबिलिटी है। होल्ड ऑन, लेकिन इसमें कुछ लोग आपसे एग्री नहीं करेंगे। सोर्सेज में भी इसकी आलोचना है।
व्हाइट कोट इन्वेस्टर ब्लॉग या रेडिट पर डिस्कशंस कहते हैं कि ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। भारत जैसे देश में घर खरीदना एक तरह की फोर्स्ड सेविंग्स है, इन्फ्लेशन से बचने का एक जरिया है, उसकी एक इमोशनल वैल्यू भी है। क्या उसकी कोई कीमत नहीं? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई एक सही जवाब नहीं है। कियोसाकी का मकसद लोगों को ये कहना नहीं है कि घर मत खरीदो। उनका मकसद है कि आप समझो कि आप क्या खरीद रहे हो। अच्छा। अगर आप उस घर को रेंट पर दे देते हो और किराए से आपकी ईएमआई और खर्चे निकल जाते हैं और ऊपर से कुछ पैसा बचता है, तब वो घर आपके लिए एक एसेट बन जाता है। पॉइंट कैश फ्लो का है। तो इस किताब को एक गाइड की तरह नहीं बल्कि एक माइंडसेट शिफ्टर की तरह देखना चाहिए। ऐसा ही कुछ आलोचना में भी कहा गया है कि ये क्या करना है ये तो बताती है, पर कैसे करना है उसकी डिटेल्स नहीं देती। ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। ये किताब आपको मोटिवेशन देगी, आपकी सोच को चैलेंज करेगी, पर ये आपको ये नहीं बताएगी कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे करना है। और एक और सवाल उठाया जाता है कि क्या रिच डैड सच में थे या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। कियोसाकी ने इस पर हमेशा गोलमोल जवाब दिया है, लेकिन उनके फैंस कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे रिच डैड एक अकेले इंसान थे या कई लोगों की सीख का मिश्रण, उससे कहानी का सबक कम नहीं हो जाता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी ने ये सब समझ लिया, फाइनेंशियल लिटरेसी आ गई, फिर भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? इस पर भी कियोसाकी ने कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात की है। हाँ, उन्होंने 5 मुख्य कारण बताए हैं। पहला है डर, फियर, पैसा खोने का डर। ज्यादातर लोग इतना डरते हैं कि वो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते। वो सेफ खेलते हैं, एफडी में पैसा रखते हैं और इन्फ्लेशन उनके पैसे की वैल्यू खा जाता है। रिच डैड कहते थे, हारने वाले हारने से डरते हैं, जीतने वाले जानते हैं कि हार ही जीत की सीढ़ी है। जैसे स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, जबकि वो शायद खरीदने का सही टाइम होता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है निराशावाद, सिनिसिज्म। ये आइडिया काम नहीं करेगा, मार्केट क्रैश होने वाला है, रियल एस्टेट में बबल है। ऐसे लोग हर अपॉर्चुनिटी में रिस्क देखते हैं। अच्छा। कियोसाकी कहते हैं, आलोचक आलोचना करते हैं जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। क्रिटिक्स क्रिटिसाइज, विनर्स एनालाइज। तीसरी चीज तो बहुत रिलेटेबल है, आलस, लेजीनेस। लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। बिल्कुल, बिजी रहना आलस का ही एक रूप है। लोग इंपॉर्टेंट चीजों से बचने के लिए खुद को बिजी रखते हैं। इसका इलाज कियोसाकी बताते हैं, थोड़ा सा लालच। खुद से पूछिए, अगर मैं ये सीख लूं तो मुझे क्या मिलेगा? जैसे एक अच्छी लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये लालच आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। चौथी चीज है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। ये थोड़ा अजीब लगता है। उनका मतलब है पैसे को हैंडल करने की आदतें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, पहले सारे बिल्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करने की सोचते हैं। कियोसाकी कहते हैं, आदत उल्टी डालो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को पे करो। हाँ, लेकिन अगर पहले खुद को पे कर दिया तो बिल्स का क्या? क्रेडिटर्स तो दरवाजे पे आ जाएंगे। यही तो ट्रिक है। जब आप पहले अपने एसेट कॉलम में पैसा डाल देते हैं तो आप पर प्रेशर बनता है। बिल्स चुकाने का प्रेशर आपको और क्रिएटिव बनाता है, इनकम के नए जरिए ढूंढने पर मजबूर करता है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो आप खुद के साथ खेलते हैं। और आखिरी 5वां कारण है अहंकार, एरोगेंस। हाँ, अहंकार या ईगो, ये बेसिकली अज्ञानता को छिपाने का एक तरीका है। जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो ये मानने के बजाय आप दिखावा करते हैं कि आपको सब पता है। कियोसाकी कहते हैं, मैं जो जानता हूं उससे मैं पैसा बनाता हूं, मैं जो नहीं जानता उससे मैं पैसा गंवाता हूं। सही बात है। तो अगर आपको फाइनेंस नहीं पता तो ईगो छोड़कर किसी एक्सपर्ट से सीखिए। ये पांचों बातें सिर्फ पैसे पर ही नहीं, जिंदगी के हर एरिया में लागू होती हैं। कर्नल सैंडर्स की कहानी याद आती है, जिन्हें अपनी चिकन रेसिपी के लिए 1000 से ज्यादा बार ना सुनना पड़ा था। ये डर और निराशावाद पर जीत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सही कहा। ये डर, आलस, अहंकार, ये यूनिवर्सल बैरियर्स हैं। इसलिए ये किताब सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं, एक माइंडसेट के बारे में है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। रिच डैड पुअर डैड का असली सार क्या है? एक तरफ ये एक ऐसी किताब है जो फाइनेंशियल थिंकिंग में क्रांति ला सकती है। ये आपको एसेट्स बनाने, पैसे को अपने लिए काम पर लगाने और एक सेफ जॉब की मानसिकता से बाहर निकलने के लिए इंस्पायर करती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी सही है कि ये प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप एडवाइस नहीं देती। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मंजिल नहीं। ये आपको ये सिखाती है कि सही सवाल क्या हैं, पर ये जरूरी नहीं कि ये आपको उनके जवाब भी दे। ये एक नशा है,
पर इलाज आपको खुद ढूंढना होगा। अंत में हम इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे। सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है। असली मकसद है चॉइसेस पाना, अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी पाना। सही बात। और शायद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि मैं अमीर कैसे बनूं। शायद सबसे जरूरी सवाल है कि मैं अमीर बनना क्यों चाहता हूं। आपका क्यों, आपका पर्पस क्या है? वही पर्पस आपको डर, संदेह और आलस की दीवारों को तोड़ने की ताकत देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।